हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आखिरकार कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं और उसके दौरान कौन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले न्यूक्लियोटाइड का अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने वही बातें की हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक राइबोज की शुगर होती है और इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है। यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए से मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि यह एडिनोस जो एडेनाइन का जो नाइट्रोजन बेस है वो यहाँ पे अटैच है। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। सेकेंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे H और H, अगर मैं यहाँ पे OH लिखता हूँ तो ये राइबोज शुगर है। अगर मैं यहाँ पर अकेले H लिखता हूँ तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बनती है। थर्ड पे H और नीचे OH। चलो एक बार के लिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर ही ले लेते हैं। फोर्थ नंबर कार्बन पे यहाँ पे आपको नीचे H मिलेगा, ऊपर फिफ्थ कार्बन मिलेगा और इसके साथ में OH ये अटैच होगा। इस OH ने बॉन्ड बना रखा होगा फॉस्फोरस ग्रुप के साथ में कुछ इस प्रकार, और अब जो है ये पूरी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये जो बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड की खासियत होती है कि एस्टर बॉन्ड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। यहाँ पे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बन की जगह फॉस्फोरस है, तो हम इसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है। बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में लगते तो हैं यही न्यूक्लियोटाइड जिनके पास एक ही फॉस्फेट का ग्रुप है, बट सबस्ट्रेट ये नहीं होते। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट बेसिकली वो कंपाउंड है जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल के तौर पे हमें चाहिए होता है। तो सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट है कि आपको ये जो OH यहाँ पे दिख रहा है फॉस्फोरस के साथ, ये जो है बॉन्ड बनाता है एक दूसरे फॉस्फोरस ग्रुप के साथ में कुछ इस प्रकार। और अब जो है ये बन चुका है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अब एक और फॉस्फोरस ग्रुप की वजह से बन गया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बट क्या ये सबस्ट्रेट है? नहीं। ये जो OH यहाँ का है ये भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है एक और फॉस्फेट ग्रुप के साथ में, और यहाँ पे कुछ ऐसा अल्टीमेट स्ट्रक्चर बन के आता है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया है ये बन चुका है DATP का, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP याद है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। बेसिकली जिस फॉस्फोरस बॉन्ड में वो एनर्जी होती है तो वो एग्जैक्टली ये वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी शुगर है तो हम इसे DATP बोलेंगे। तो एग्जैक्टली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं वो DATP, DGTP यानी डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही DCTP और DTTP जो है चाहिए होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मोनोमर यूनिट तो मोनोफॉस्फेट वाली है, तो सबस्ट्रेट ये कैसे हो सकते हैं? इसका रीजन ये है कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही होती है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है, और वो जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली आती है यहाँ से। जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने जा रही होती है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और इस बॉन्ड के टूटने से जो भी एनर्जी मिलती है उसका यूज जो है वो मोनोमर यूनिट पॉलीमर बनाने में करती है। अब मेरा सवाल आपसे एक और है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और वो सवाल ये है कि हमने इस बॉन्ड को फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल दिया है, हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, हम इसको क्या बोलेंगे? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और एक बात मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि इस बॉन्ड को हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नहीं बोलते। क्या जवाब है वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए अभी के लिए बात करते हैं कि ये जो है हमारा सबस्ट्रेट का काम करता है, और NCERT में आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं कि ये वाली बात कहाँ पे दे रखी है। अब बहुत सारे जो हैं ये DATP सबस्ट्रेट वगैरह जो हैं ये इकट्ठे हो चुके हैं, और अब जो है पॉलीमर रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज जो है वो काम में आएगा। देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और अब जो ये फॉस्फोरस है न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐसा नजर आता है। इस न्यूक्लियोटाइड के जस्ट नीचे क्या होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोटाइड के ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करते हैं कि बॉन्ड बनाने में हमें आसानी हो। चलिए ध्यान से देखिएगा मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक बार के लिए नीचे भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके पास, चलो मान लेते हैं यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है, CH2,
O फॉस्फोरस। अब मैं डबल बॉन्ड को कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ और OH को मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक OH को ऐसे बना रहा हूँ। ये किस लिए क्या है, एक्चुअल में ये 3D में होते हैं तो ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हम 2D पेपर पे बना रहे हैं। बट 3D अरेंजमेंट में देखना चाहो तो ये बेसिकली एक टेट्राहेड्रल शेप बनती है, तो ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है पॉसिबल। एग्जैक्टली में होता क्या है कि ये जो फॉस्फोरस है इसका जो ये OH आपको दिख रहा है वो इस वाले कार्बन यानी थर्ड कार्बन के OH के साथ में रिएक्शन करता है। अब ये कुछ कुछ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है ना, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, बट यहाँ पे फॉस्फोरस है इसलिए नाम में भी हम फॉस्फो एस्टर जो है वो लगाते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इसका OH और इसका H जो है वो पानी बनकर निकल जाता है, H2 यहाँ से बाहर हो जाता है और अल्टीमेटली हमें क्या देखने मिलता है, एक ऐसा बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। अल्टीमेटली जो है यहाँ पे एक और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 ये है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 ये है, इनके बीच में एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये है और एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये है। इसी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड को जो बॉन्ड आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं कि ये फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड है। डाई मतलब यहाँ पे दो एस्टर के बॉन्ड है। सेम क्या है, इस कार्बन का भी एक OH होगा और इसके नीचे भी एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, वो भी सेम ऐसे ही फॉस्फोरस के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और दो एस्टर बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एक जो चेन है DNA की ये बन जाती है। ठीक है, अब आपको एक नंबरिंग के लिए चीज बता देता हूं कि हम DNA की जो चेन होती है उसमें कुछ इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा होता है 5 एक्चुअल में इसे रीड करते हैं 5 और यहाँ पे लिखा होता है 3। इस चेन के जो अगला सिरा है उस पे लिखा होता है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। बेसिकली ये जो 5 है इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला चेन में अपना जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसका 5th कार्बन फ्री है, यानी उसकी 5th पोजीशन जो है वो फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक्चुअली इसमें यहाँ की बात हो रही है कि ये फ्री है। ठीक है, तो ये 5 हम बोलेंगे और मान लो ये जो चेन है ये नीचे तक जाएगी और इसके अंदर जो है दूसरे वाले सिरे को नाम आएगा 3 क्यों है, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका OH क्या होगा, फ्री होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम इसे 3 बोलेंगे। अब दूसरी जो चेन है DNA की उसके अंदर ये 5 के सामने 3 है और 3 के सामने 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी चेन दो ऐसे ही बनती हैं और फिर पलट जाती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे सीधी होती है और दूसरी वाली ऐसे उल्टी होती है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 और जो बॉन्ड होता है वो अंदर की तरफ जो बेस होते हैं उनका वजह से होता है और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। RNA की फॉर्मेशन के टाइम पे भी ट्राइफॉस्फेट वाले कंपाउंड ही जो है वो सबस्ट्रेट होते हैं, बस फर्क ये होता है कि राइबोज वहां पे शुगर होती है और RNA में एक ही स्ट्रैंड बनाना होता है, तो ये काफी इजी रहता है एज कंपेयर टू DNA। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई। थैंक यू सो मच।